हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी विद्या मंदिर। आज की हम इस वीडियो की शुरुआत एक गुड थॉट से करते हैं। स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट इवन इफ यू आर स्टैंडिंग अलोन। नाउ आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ साउंड। जब भी हम साउंड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि साउंड आखिर है क्या। व्हाट इज़ साउंड? साउंड को हम डिफाइन कैसे करें और साउंड होती क्या है? साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू हियर, यानी ऐसी एनर्जी जो हमें सुनने में हेल्प करती है। अपनी डेली लाइफ में हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे बर्ड्स चिर्पिंग। हमारे दिन की शुरुआत एक साउंड से ही तो होती है। हम लोग अलार्म लगा के सोते हैं। हमारे पास वर्ड्स होती हैं जो वर्ड चिर्पिंग, सुबह सुबह ही बर्ड की चिर्पिंग हमें सुनाई देती है। कई लोगों की शुरुआत तो म्यूज़िक से होती है। यानी ये बहुत सारे हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ऐसे कई साउंड्स हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाइब्रेशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्ट्रेच रबर। जैसे देखिए, इस पिक्चर में आपको एक स्ट्रेच रबर दिख रही है। इस रबर को जैसे ही स्ट्रेच किया गया तो देखा गया कि इसमें से अप डाउन टाइप की वाइब्रेशंस निकल रही हैं, और यही वाइब्रेशंस जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से निकलती हैं हमारे कान तक पहुंचती हैं, यानी हमारे ईयर तक पहुंचती हैं, और हमें वो साउंड हियर होती है। और हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर को जब हम टीयर करते हैं तो उसके पार्टिकल्स ब्रेक करके वाइब्रेशन करना, यानी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनकी वाइब्रेशंस हमें सुनाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। ओके, अब ह्यूमन बीइंग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? ह्यूमन बीइंग में एक स्पेशल ऑर्गन होता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड एज लैरिंग्स, और इसको कॉमनली वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यह हमारे थ्रोट के, यानी हमारे विंड पाइप के टॉप पे प्रेजेंट है। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे विंड पाइप के टॉप पे प्रेजेंट है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इस स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं हमारे यहाँ पे। वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, और एक बीच में एक पैसेज होता है एयर पास आउट करने के लिए। ओके, हम इसको सेंस भी कर सकते हैं। आप अपनी फिंगर को अपने थ्रोट पे लगा के देखिए और कुछ बोलिए तो हमें कुछ वाइब्रेशन सा फील होगा, यानी हम वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं अपने फिंगर्स से। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन अवर वोकल कॉर्ड और इन अ वॉइस बॉक्स व्हेन एयर passes out through the passage. This is the passage. When the air is passes से जैसे ही निकलती है, जब ये ओपन पोजीशन में होता है, तो हम फील कर सकते हैं कि किस तरीके से एयर जो है वो यहाँ से ऐसे पास आउट हुई, और जब ये पास आउट हो गई है तब ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद लंग्स प्रेशराइज करेंगे कि वो इसमें से एयर को पास आउट करे, लेकिन वो पास नहीं हो पाएगी क्योंकि वो क्लोज है। तो उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, और यही वाइब्रेशंस हमें बाद में साउंड की फॉर्म में सुनाई देती हैं। ओके, द नेक्स्ट, प्रोपगेशन। हाउ साउंड प्रोपगेट। अब ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आता है कि साउंड प्रोपगेट कैसे करती है। प्रोपगेट मीन्स ट्रैवल, कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचने के लिए इसे एक मीडियम चाहिए होता है, और ये मीडियम हमारे कॉमन एग्जाम्पल से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स, हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं।
जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो साउंड है उसकी स्पीड डिपेंड करेगी कि वो कौन से मटेरियल से पास आउट हो रही है। सबसे ज़्यादा स्पीड हमें सॉलिड में देखने को मिलती है कि कोई भी साउंड जो है वो सॉलिड से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और लिक्विड से थोड़ी सी कम और गैस से उससे कम। ओके, नाउ व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन सराउंडिंग, जब भी कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, डिस्टर्बेंस हमारे सराउंडिंग में कॉमनली क्या होता है, एयर। जब साउंड ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसकी वाइब्रेशंस हमारे एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी और वो उसी मीडियम से ट्रैवल होते हुए हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचेगी और ईयर ड्रम पे पहुंचने के बाद वह हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी, जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी और हमें वो सुनाई देगा। इसीलिए कहते हैं कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। ओके फाइन, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम सभी ने इसको अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6th में, 7th में, 8th में। बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक बेल प्रेजेंट है, एक जार प्रेजेंट है। इस जार के अंदर नॉर्मली तो एयर है, इसने 3 कंडीशंस ली हैं। पहली कंडीशन जिसमें इसमें एयर भरी हुई है, यानी इसके अंदर एक मीडियम प्रेजेंट है, तो जब भी हम इस बेल को रिंग करेंगे तो ये एयर की वजह से हमें सुनाई देगी। लेकिन जब हम इस मीडियम में से यानी इस जार में से एयर को हटा देंगे, निकाल देंगे, यानी इस जार को हम वैक्यूम बना देंगे, जब ये वैक्यूम हो जाएगा तो इसमें नो मीडियम, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, और जब इसमें कोई मीडियम प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें इसकी साउंड सुनाई नहीं देगी। प्रोसेस सेम हो रहा है, बेल रिंग कर रही है, हमने सब कुछ सही किया, बस हमने मीडियम को हटा दिया है, मीडियम को उस ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट से हटा दिया है, इसीलिए हमें उसकी साउंड सुनाई नहीं देगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें बिल्कुल ही ये विश्वास हो जाता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ओके, हाउ साउंड ट्रैवल इन एयर। साउंड ट्रैवल कैसे करती है हमारी एयर में। साउंड ट्रैवल करने के लिए 2 फॉर्मेशन करती है, यानी एक कंप्रेशन और दूसरा रेरिफेक्शन। कंप्रेशन मीन्स द एरिया विच इज़ हाईली प्रेशर, और वो एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल्स यानी एयर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कम क्लोज़र, यानी जब वो पास पास आते हैं, जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे देखिए, ये हमें दिख रहा है, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इसका मतलब ये रीजन हाईली प्रेशराइज्ड है और इस रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। दूसरा रीज़न है हमारा रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, यानी एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, यानी कि इसमें स्पेस होता है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से रेयरफैक्शन में पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं, यानी यहाँ पे लो प्रेशर है। तो ये 2 फॉर्मेशन करते हुए साउंड एयर में ट्रैवल करती है, यानी पहले कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, ये 2 फॉर्मेशन करते हुए हमारी साउंड जो है वो आगे को ट्रैवल करती है। आप और भी इसे क्लियरली देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ओके, ये ट्यूनिंग फॉर्क है जिसको हमने वाइब्रेट किया, इस वाइब्रेशन की वजह से सबसे पहले कंप्रेशन क्रिएट हुआ, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, इस तरीके से साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। ओके, नाउ मूव ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेनली लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। और साउंड जब भी ट्रैवल करती है तो वेव्स बनाते हुए करती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये वेव्स हैं, ये देखिए ये वेव्स हैं हमारी,
ये इस तरीके से साउंड वेव्स बनाते हुए अपने पोजीशन तक पहुंचती है, अपने टारगेट तक पहुंचती है। यानी ईयर, एक ह्यूमन के लिए उसका टारगेट सुनने के लिए तो ईयर ही है। तो इस तरीके से वेव्स बनाते हुए साउंड जो है वो हमारी ईयर तक पहुंचती है। ओके, और इस वेव्स की भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। अब हम इन सभी चीज़ों को, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले साउंड और वेव में रिलेशन क्या होता है, यानी साउंड की प्रॉपर्टी हमारी एक लाउडनेस है और वेव की प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड, यानी किस तरीके से एम्पलीट्यूड और लाउडनेस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि इसकी मीन पोजीशन से लेकर इसके अपर क्रस्ट तक या इसके लोअर थ्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, या बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसकी मीन पोजीशन से लेकर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना हाई एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउड साउंड होगी, और जितना लेस एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही सॉफ्ट साउंड होगी। ओके, तो इस तरीके से लाउडनेस और एम्पलीट्यूड एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लेस साउंड लेस एम्पलीट्यूड, लाउड साउंड मोर एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी और पिच एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड्स में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। और हम कह भी सकते हैं 1/T, यानी ये हमारा एक फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है कि पर टाइम में, यानी 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस, कितने ऑसिलेशंस हो जाते हैं, उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, इस डायग्राम में देखिए कि किस तरीके से जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हुई हैं, फ्रीक्वेंसीज देखिए कितनी ज़्यादा ऑसिलेशंस हैं यहाँ पर, कितनी 1 2 3 4 5 6, it has 6 oscillations and this is having 3, means higher frequency high pitch, lower frequency and low pitch। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम पिच होगी। इस तरीके से साउंड हम रिलेट करते हैं कि किस तरीके से साउंड और वेव एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे साउंड वेव बनती हैं, और उन एम्पलीट्यूड और उसकी पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन मेजर्ड इन 1 सेकेंड्स, यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए कितना उसको टाइम लेता है। यानी अगर हम देखें इस एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए ऐसे ये हमारा एक वेव है, इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, यानी एक मीन पोजीशन तक पहुंचने के लिए इसको जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, कि कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, और वो भी हम मेज़र किस में करेंगे, सेकेंड्स में। अब वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज टर्म्ड एज वेवलेंथ। ये हमारी वेवलेंथ है, ये देखिए
ये हमारी वेवलेंथ है। कैसे? आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन तो हो गया, यानी कंप्रेशन से लेकर रेयर फ्रैक्शन तक पहुँचने के लिए जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है उसे हम उसका वेवलेंथ कहते हैं। ये डिस्टेंस है हमारा। ओके। और स्पीड यानी कितना डिस्टेंस वो पर टाइम में कवर कर रही है, यानी कि वो 1 सेकेंड में कितनी दूर तक पहुंच रही है, उससे हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्पीड जो होती है वो साउंड की 330 मीटर पर सेकेंड होती है एक एयर के अंदर, यानी एयर मीडियम के अंदर उसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड होती है। कई फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड डायरेक्शन। और आप यहाँ पे और भी क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से ये वेव्स क्रिएट हुई हैं। और इन वेव्स में हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए हमारा वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और नीचे देखिए हमें यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि किस तरीके से एम्पलीट्यूड है हमारा, है ना। ये हमारे फीचर्स हैं हमारी वेव्स के। wavelength that is denoted by lambda, and time period capital T, and speed v, small v. Fine. Now move on. Human ear. ह्यूमन ईयर का हम स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले तो ह्यूमन के ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। This is outer ear that only contained pinna, ear canal and eardrum. Here I show you. This is the outer ear because it is consisting pinna. This is the pinna. Ear canal, this is the ear canal, and eardrum, this is the eardrum. I remove it like, okay. I show you. ये देखिए ये हमारा eardrum है, ये हमारी ear canal हो गई, और ये हमारा ear pinna. Fine. Okay. Now middle ear. ह्यूमन ईयर का जो मिडल ईयर है उसमें हमें इंटरकनेक्टेड बोन्स दिखती हैं, बोन्स फाइंड आउट होती हैं। जैसे 3 बोन्स होते हैं हमारे ईयर के अंदर: मेलिस, इनकस एंड स्टेप्स। ये 3 बोन्स हमारी ईयर में प्रेजेंट होती हैं और ये मिडल ईयर बनाती हैं। और फिर आता है इनर ईयर। इनर ईयर में कॉक्लिया, कैनाल्स एंड नर्व्स हैं। ये देखिए ये कोक्लिया है हमारा, इस तरीके से स्पाइरल इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये कोक्लिया होता है। फाइन। अच्छा, लेकिन अब हमें ये सुनाई कैसे देता है? जब हम लोग जब वाइब्रेशंस हमारे पिन्ना तक आते हैं तो पिन्ना उसमें हमारी वाइब्रेशंस को अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है इस तरीके से। ईयर कैनाल से होते हुए वो हमारे ईयर ड्रम्स तक आती हैं और वाइब्रेशंस क्रिएट कर देती हैं। ईयर ड्रम जब वाइब्रेट होता है तो इनर मिडल ईयर की जो बोन्स हैं वो एक दूसरे को कनेक्टेड हैं, तो वो एक दूसरे से वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करते हुए कोक्लिया तक हमारी वाइब्रेशंस तक को पहुंचा देता है। फिर कोक्लिया से कनेक्टेड हमारी कैनाल्स हैं, नर्व्स हैं, वो नर्व्स डायरेक्ट उस वाइब्रेशन को हमारे ब्रेन तक लेकर आती हैं। ब्रेन तक आने के बाद हमें वो सुनाई देता है, हम उसको सेंस कर पाते हैं, हम उसको समझ पाते हैं कि हमने कौन सी साउंड सुनी है। इस तरीके से हमारा जो ईयर है वो अपना वर्क परफॉर्म करता है। फाइन। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होती है और हाउ साउंड रिफ्लेक्ट। एक कॉमन वर्ड है इको।
जो हम सभी ने सुना है, आप सभी ने भी सुना होगा इको। ये इको क्या होता है? ये इको जो प्रोड्यूस होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की वजह से। यहाँ पर आप ध्यान से एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए एक एग्जांपल। ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड। दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड। साउंड comes propagate and reflected back, and here this is the most common examples where echo is commonly here, that is the hilly region, कि हमें हिली रीजन पे सबसे ज़्यादा इको सुनाई देता है। आप जाइए वहाँ पर और आप ये महसूस कर सकते हैं, आप ये एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अगर वहाँ आप जाके हेलो बोलते हैं तो आपको वो साउंड कई बार सुनाई देती है। दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। ओके, तो हम कॉमनली कह सकते हैं कि द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स कॉमन हैपन व्हेन सम पार्ट्स ऑफ द साउंड एनर्जी रिफ्लेक्ट्स और बिकम बैक व्हेन दे हिट अ सॉलिड वेल, कि जब भी कोई भी साउंड किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हिट करके वापस आती है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से इको प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिख रहे हैं। अच्छा, ओके ना, आपने ऑडिटोरियम में भी कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें साउंड रिफ्लेक्टिव सुनाई देती है, कि अगर ऑडिटोरियम के अंदर कोई भी फंक्शन हो रहा है तो कैसे उसकी साउंड हमें पीछे वाले बैठे पर्सन को भी सुनाई देती है। कैसे? क्योंकि ऑडिटोरियम के अंदर रिफ्लेक्शन का वर्कआउट किया जाता है, यानी रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऑडिटोरियम को बनाया जाता है, ताकि कि जब भी साउंड प्रोड्यूस हो रिफ्लेक्शन वो ऑडिटोरियम के अंदर, तो वो हमें रिफ्लेक्ट होके लास्ट में बैठे पर्सन को भी सुनाई दे। कंसर्न्स हॉल, कॉन्फ्रेंसेस हॉल या ऑडिटोरियम की बात की जाए तो उनके सीलिंग्स कर्व्ड बनाए जाते हैं या नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल से बनाए जाते हैं या नॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं, जो साउंड को ऑब्जर्व ना करें और साउंड इजीली रिफ्लेक्ट होके लास्ट पर्सन तक भी पहुँचे। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं एग्जाम्पल को। ये देखिए किस तरीके से लास्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है और साउंड लास्ट में बैठे इंसान के पास भी पहुँचेगा। इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, साउंड पे आई और रिफ्लेक्ट होके वापस गई। और ये देखिए, ये हमारा पिक्चर है एक ऑडिटोरियम का, जहाँ पे इतनी सारा स्पेस होने के बावजूद, और ये इसकी रूफ देखिए किस तरीके से कर्व्ड है, यानी अगर रिफ्लेक्शन यहाँ से हुआ है, यहाँ से साउंड क्रिएट की गई है, तो वो सीलिंग से रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरीके से एंगल बनाते हुए लास्ट ऑब्जेक्ट तक भी पहुँचे। ओके फाइन, इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को नोटिस कर सकते हैं ऑडिटोरियम के अंदर। नाउ टाइप ऑफ साउंड कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के साउंड हमारी डेली लाइफ में हम लोग महसूस करते हैं, सुनते हैं, ऑडिबल साउंड एंड नॉन ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड वो साउंड होती है जो हम लोग सुन सकते हैं, यानी उसकी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हम वही साउंड सुन सकते हैं जो हमारी ऑडिबल रेंज के अंडर होती है। नॉन ऑडिबल साउंड वो साउंड होती है जो हमें सुनाई नहीं देती, मीन्स वो साउंड हमारी नॉर्मल हियरिंग रेंज से अबव है या बिलो है, मीन्स बिलो 20 हर्ट्ज और अबव 20,000 हर्ट्ज। ऐसी साउंड्स हमें सुनाई नहीं देती, और इन साउंड्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। आपने फॉर एग्जांपल हम एक डॉग का एग्जांपल लेते हैं। डॉग की जो साउंड हियरिंग रेंज होती है वो अबव 20,000 होती है, इसीलिए डॉग जो होते हैं वो ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं जब उनको हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड भी सुनाई देती है। इसीलिए कई बार डॉग ऐसे
जैसे कोई भी नेचुरल फिनोमेना आता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया या कोई भी फिनोमेना हो गया, तो डॉग्स या एनिमल्स सबसे पहले डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी वेव्स बनती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जो हमें सुनाई नहीं देती, पर एनिमल्स को सुनाई देती है, मेनली डॉग, और वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे ही अल्ट्रासोनिक के इंफ्रासोनिक में अब एग्जांपल ले सकते हैं एलिफेंट जो बिलो 20 हर्ट्ज से भी सुन सकता है, मिनिमम 5 हर्ट्ज। वो मिनिमम से मिनिमम लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को भी सुन सकता है और रिस्पॉन्स कर सकता है। आपने एग्जाम्पल देख ही लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब साउंड ऑडिबल तो है, लेकिन ऑडिबल साउंड्स भी दो तरीके की होती हैं, म्यूज़िक और नॉइस। ऐसा साउंड जो हमें अच्छा लगे, हम उसको इंजॉय करें, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड म्यूज़िक। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चा कितना एंजॉय कर रहा है अपने साउंड को सुनते हुए, अपनी म्यूज़िक को सुनते हुए। और हम लोग म्यूज़िक को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बिकॉज म्यूज़िक प्रोवाइड अस पीस। म्यूज़िक को हम सुनते हैं तो हमें शांति मिलती है, क्योंकि वो हमें पसंद है। लेकिन नॉइस वो साउंड होती है जो हमें पसंद नहीं होती, और जब वो पसंद नहीं है तो वो हमें क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। आप देख सकते हैं इस इमोजी की फीलिंग, आप समझ सकते हैं अच्छे से किस तरीके से ये बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज ऑफ द नॉइज़, जो नॉइज़ हमें हमेशा सुनाई देती हैं। बूम बैक, ये वाले एग्जांपल्स हम देख सकते हो, क्रैकर्स की वजह से, ट्रैफिक में कार हॉर्न्स एक साउंड प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए वो नॉइज़ है। कंस्ट्रक्शंस में नॉइज़ क्रिएट होती है। मैनी टाइप्स ऑफ नॉइज़ वी सीन इन आवर डेली लाइफ। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब हमारे एनवायरनमेंट में तीन तरीके के पॉल्यूशंस हैं, एयर, वाटर, लैंड, प्लस नॉइस पॉल्यूशन। अब हम इस नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन कई बीमारियाँ क्रिएट करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स, हमें टेंशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाना, ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्रिएट होती हैं। तो इस नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। पहला है अवॉइड लाउड साउंड एंड लाउड म्यूज़िक। मीन्स कि हमें लाउड साउंड और लाउड म्यूज़िक को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है ग्रो मोर प्लांट्स। जितने ज़्यादा प्लांट्स हम लोग ग्रो करेंगे उतना ही ज़्यादा हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। टर्न ऑफ एप्लीकेशंस लाइक टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम्स। जब हमें ज़रूरत ना हो तो हम इन एप्लीकेशंस का यूज़ ना करें, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन कम हो सकता है। नेक्स्ट है मशीन शुड बी लुब्रिकेटेड। लुब्रिकेटेड मीन्स कि हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल का यूज़ करके मशीन्स में वो ऑयल डालें ताकि उससे कोई भी किसी भी तरीके की इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस ना हो। यूज़ ऑफ ईयरफोन्स, ईयर प्लग्स। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में जितने भी लोग काम करते हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी, तो वो ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं। और या फिर कई ऐसे फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मशीन्स बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती हैं, वहाँ पर भी हम ईयर प्लग्स यूज़ करके वर्क कर सकते हैं। थैंक यू। तो हमारी यहाँ पर सेशन ख़त्म होता है। If you have any problem, any doubt, you can comment me in the comment box, and please like and subscribe my channel. Thank you. Thank you so much.